हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 का 9 चैप्टर, जो कि क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता होती क्या है। सर्वांग क्षमता किसको बोलते हैं? देखो, सर्वांग क्षमता सर्व अंग समान यानी 3 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व यानी सभी, अंग यानी जो पार्ट्स होते हैं वो, और समता यानी बराबर या समान, यानी जिसके सभी अंग समान हो। सर्वांग क्षमता का मतलब क्या है? जिसके सभी अंग समान हो। अब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है वो अपन बाद में समझेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता समझने से पहले अपन क्या करेंगे, कुछ आकृतियों की सर्वांग क्षमता समझते हैं, ताकि हमें क्या त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता समझना थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले आकृतियों की या फिर रेखाखंडों की, कोणों की, इनके सर्वांग क्षमता समझेंगे। फिर आएंगे अपन किसके ऊपर? त्रिभुज के ऊपर, क्योंकि त्रिभुज के अंदर भुजाएं भी होती है यानी रेखाखंड भी होते हैं और कोण भी होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उनको अलग अलग समझ के फिर त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि सर्वांग क्षमता होती क्या है। मान लो जैसे मैंने आप यहाँ पे एक 100 का नोट है, ये एक 100 का नोट है और ये वाला भी एक 100 का नोट है। अब मैं क्या करूँ, इस 100 वाले नोट को इस 100 वाले नोट के ऊपर लाके रख दूं। तो आप नीचे वाले नोट को बता सकते हो क्या कि नीचे क्या है? अपन को केवल ऊपर वाला नोट ही दिखेगा। या फिर आप क्या करो, ये जैसे एक सिक्का है 5 रुपए का, और ये भी क्या है, ये 5 रुपए का सिक्का है। तो आप क्या करो, इस सिक्के के ऊपर इस सिक्के को ले जाके रख दो। तो आप नीचे वाले सिक्के को बता सकते हो क्या नीचे कौन सा सिक्का है? केवल आपको ऊपर वाला ही पार्ट दिखेगा, यानी ऊपर वाला एक ये आकृति ही दिखेगी। तो कहने का मतलब क्या, सर्वांग सम आकृति कब होती है? जब एक आकृति दूसरी आकृति को एकदम पूरा ढक देती है। दोनों क्या होती है, माप में, यानी कि आकृतियां एकदम माप में क्या होती है, समान होती है। इसकी साइज और इसकी साइज दोनों की क्या होती है, एकदम बराबर होती है। और वो एक दूसरे को क्या करती है, ढक लेती है। या फिर आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल तो अपने खुद के साथ में ही होता है। जैसे अपने ये दोनों हाथ है, इन दोनों हाथों को आप देखो इस प्रकार ज्वाइंट करो। जब आप इस प्रकार ज्वाइंट करोगे तो जब आप इधर वाला हाथ या कोई सा भी एक हाथ ले लो, अगर आप इधर वाला हाथ इधर से देखोगे तो आपको मेरे पीछे वाला ये हाथ दिखेगा क्या? बराबर उससे ऊपर रखना। दोनों हाथ अपन के बराबर होते हैं ना, साइज बराबर है दोनों की। जब आप एक हाथ के ऊपर इस हाथ को रखोगे तो ये एक हाथ दूसरे हाथ को ढक रहा है, यानी पूरी तरह ढक लेगा। और इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। अब इनकी साइज भी बराबर है, इनका शेप भी क्या है, बराबर है। यानी आकार और माप दोनों में बराबर हो तो आकृति क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृति। तो सबको क्लियर हो गया, कोई भी आकृति सर्वांग सम आकृति कब होती है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे आप लोग शर्ट पहनते हो, शर्ट पहनते तो शर्ट के बटन लगे होते, देखना तो वो सारे बटन्स देखना, आप ध्यान से देखना, वो बटन सबके सब समान, उनकी माप भी बराबर होती है, उनकी साइज भी बराबर आएगी, और उनका शेप भी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आपके बटन में आपकी शर्ट में 5 बटन लगे, मान लो 2 3 4 5, इन पे देखो मजा नहीं, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी बटन है ना, उनको कभी जैसे वो शर्ट आप नहीं पहनो, काम नहीं है, वो बटन निकाल के देखना, उनको एक के ऊपर एक रख के देखना। तो आप ऊपर से देखना कि वो ऊपर से नीचे पूरों को बराबर ढक लेगी। तो इसका मतलब क्या है, आकृतियां सर्वांग सम कब कहलाती है, जब वो साइज में और आकार में दोनों में क्या हो, बराबर हो, और एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह जब उसके ऊपर रखी जाती है तो एक आकृति दूसरी आकृति को ढक लेती है। ठीक हो, क्लियर हो सबको? अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है, रेखाखंड, यानी ज्योमेट्री में भी सर्वांग क्षमताएं होती है। ये तो अपन के दैनिक जीवन की सर्वांग क्षमताएं थी। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, यानी कि हमारे रेखा गणित के अंदर सर्वांग क्षमता किस प्रकार लागू होती है। जैसे मान ले, अपन सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं ना। और ये सर्वांग क्षमता वाला चैप्टर है ना, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यही चैप्टर आपके 9th क्लास में फिर से आएगा। इसका थोड़ा विस्तारित रूप आएगा। तो यहाँ पे तो क्या बेसिक है, तो अगर अपने बेसिक अच्छे से पढ़ लिया तो एडवांस में अपन अपने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बेसिक बेसिक चीजें ना, इनको तो आप अभी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना के रखो, ताकि आगे जाके अपन को थोड़ा आसानी हो जाए अभी से अपन, क्योंकि ये ज्योमेट्री वाले चैप्टर है ना, इनके अंदर इनकी कुछ फिक्स रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो अपन को याद करना ही पड़ेगा। तो रेखा गणित के अंदर अगर वो बातें, आपने इंपोर्टेंट बातें याद नहीं करी या उनको ध्यान में नहीं रखा तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब आते हैं देखो हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि क्या है, रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता। अब रेखाएं कब सर्वांग सम होती है?
जैसे मान लो मैंने ये दो रेखाखंड खींच दिए, एक ये, इसको नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया बी यू। एक फिर मैंने दो रेखाखंड और खींचे इसी प्रकार, इसको नाम दे दिया एल एम, इसको नाम दे दिया एक्स वाई। अब मुझे आप लोग देख के बताना कि जैसे इनका माप अगर नहीं दिया, देख के बता सकते हैं अपन कि ये आकृति इस आकृति के बराबर नहीं है, और ये वाली आकृति इस आकृति के, ये रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर है। ये रेखाखंड दोनों आपस में क्या बराबर नहीं, ये रेखाखंड दोनों के अब रेखाखंड है तो वो रेखाखंड मान लो सरल रेखाखंड है, ऐसे ही होगा सीधा रेखाखंड, तो वो रेखाखंड दोनों आकार में तो देखो दोनों समान है, सॉरी आकृति दोनों की सेम है, लेकिन साइज इन दोनों के अलग अलग है, ये छोटा है ये थोड़ा इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या सर्वांग सम नहीं है। इसी प्रकार इन दो रेखाखंडों को देखेंगे तो देखो इनकी साइज और आकृति दोनों क्या है, बराबर है, तो ये रेखाखंड क्या होगा, रेखाखंड सर्वांग सम रेखाखंड होता है। जब दो रेखाएं बराबर होती है साइज में तो रेखाखंडों की हमेशा लंबाई बराबर होनी चाहिए। रेखाखंडों के बारे में सर्वांग समता नियम क्या कहता है, जब दो रेखाखंडों की लंबाई अगर बराबर होती है तो रेखाखंड क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब इनकी जब ये इस प्रकार है तो उनकी लंबाई देखना अपन को, रेखाखंडों की लंबाई देखे बता सकते हैं कि ये सर्वांग सम है कि नहीं है। जैसे मान लो आपको इसे दे दिया ये 5 सेंटीमीटर का है रेखाखंड ए बी, और ये वाला ना 7 सेंटीमीटर का है, तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम है क्या, नहीं है। सर्वांग सम कब होता है जब उसके सभी अंग यानी इनके जो क्या है, इनकी साइज है सारे, साइज के अलावा और क्या है, कोण तो है नहीं, जब इन दोनों की साइज बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगी, सर्वांग सम। तो अब यहाँ पे साइज बराबर नहीं है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एल एम सर्वांग सम एक्स वाई। और देखो ये सर्वांग समता का चिन्ह है ना, ये इस प्रकार रखता है, बराबर करके उसके ऊपर ऐसे डिजाइन बना देना है, तो वो क्या कर रहा था, ये जो साइन है ना ये सर्वांग समता का होता है। सर्वांग समता का मतलब भी क्या है कि एल एम एक्स वाई के बराबर है, यानी ये दोनों की साइज क्या है, बराबर है। रेखाखंडों के बारे में साइज बराबर होना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि क्या है, कोणों की सर्वांग क्षमता। कोणों की सर्वांग क्षमता कैसे बताएंगे, अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोणों की सर्वांग क्षमता, यानी कोण कब सर्वांगक्षम होते हैं। तो देखिए कोणों की सर्वांग क्षमता में सबसे पहले हम क्या ध्यान रखना है कि कोण, दो कोण या तीन कोण या चार कोण, कितने भी कोण थे वो कब सर्वांगक्षम होंगे, जब उन कोणों का माप क्या होगा, बराबर। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, जिन कोणों का माप बराबर होता है वो क्या होते हैं, सर्वांगक्षम होते हैं। तो अपन इसको कुछ एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये एक कोण है, ये दो है, ये भी मैंने मान लो 45 डिग्री का बनाया है, ये भी मान लो 45 डिग्री का बनाया है, फिर मैंने एक यहाँ पे बनाया 60 का बना दिया, कि एक मान लो मैंने 20 का बना, 20 का है तो नीचे आएगा, इस प्रकार बना दिया। अब मैं आपको इसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि इस कौन सा कोण किसके सर्वांगसम है, या कौन सा भी नहीं, इनमें से कौन सा कोण है जो किसी इसके सर्वांगसम है। तो मुझे पता है ये मान लो मैं बनाई हूँ तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये मान के क्या चले कि ये भी 45 का ये भी 45 का है, ये 3 नंबर वाला है ना, ये 60 के आसपास है या 60 से ऊपर भी हो सकता है, ये जो 20 के आसपास है ना। तो मैं क्या बोलूंगी आपको कि आप मुझे इसे देख के बताओ कि कौन सा कोण इस पहले वाले कोण के सर्वांगसम है। तो कोण सर्वांगसम कब होता है, जब दोनों कोणों का माप क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 45 का है तो ये भी कितना होना चाहिए, 45 का होना चाहिए। और जब एक कोण को उठा के मैं इससे ऊपर रखूंगी तो मुझे नीचे वाला कोण नहीं दिखाई देगा, देखो अगर ये 45 का तो मैं इसके ऊपर लेकर इसको रखूंगी तो ये भी बराबर इसी प्रकार यहाँ पे आएगा। तो एक आकृति दूसरी आकृति को ढक रही है, तो कोण कब सर्वांगसम होते, इसका मतलब हमने क्या सीखा कि कोण कब सर्वांगसम होंगे, जब दोनों कोणों का माप क्या होगा, दिए गए कोणों का माप क्या होगा, बराबर। जैसे मान लो ये दो, तो इसके क्या है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोण एक व कोण दो क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो अपन को क्या ध्यान रखना, ये वाला साइन याद रखना, सर्वांगसमता का मार्ग ये वाला होता है। तो अपने क्या समझ में आया कि कोण एक का कोण दो सर्वांगसम कब, या कोण कब सर्वांगसम होंगे, जब उनके कोणों का माप क्या होगा, बराबर होगा। सबको क्लियर हो गया, आप किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अपन क्या देखते हैं, लास्ट में एक कंक्लूजन निकालते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला कि दो आकृतियां कब सर्वांगसम कहलाएगी, जब वो आकृति मानो ए है आकृति, ये बी है,
ये ए ये बी, तो दो आकृतियां सर्वांग कहलाती है जब उनकी माप क्या होती है बराबर। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, जब दो आकृतियां सर्वांग तो क्या लिखेंगे, आकृति ए सर्वांग आकृति बी। तो इसका मतलब क्या है, ए व बी दोनों क्या है, सर्वांग यानी वो बराबर माप की है। अब अगर मैं लिखूं कि रेखाखंडों के बारे में लिखूं कि रेखाखंड ए बी है ना, वो सर्वांग में किसके, एक्स वाई की, तो मैं उसको क्या लिखूंगी, इस प्रकार लिखूंगी। अब अगर मुझे कोणों के बारे में लिखना हो कि कोण एक व कोण दो क्या है, सर्वांगशम है, तो मैं क्या लिखूंगी, कोण एक सर्वांगशम कोण दो। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, सर्वांग क्षमता को दर्शाएंगे। तो सबको क्लियर हो गया कोणों की सर्वांग क्षमता किस प्रकार होती है। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट जो कि क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो हमारा मेन चैप्टर ही वो है कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ओके, हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता समझते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे। ये ए बी सी नाम देते थे इसको, ए बी सी, इधर एक गोल त्रिभुज बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब देखो जब त्रिभुज है तो उसमें तीन भुजाएं होंगे, तीन कोण होंगे, तीन ही शीर्ष होंगे। तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या बोलती है कि सर्वांग त्रिभुज कब होते हैं, जब उनके शीर्ष भी बराबर होने चाहिए, उनके कोण भी बराबर होने चाहिए और उनकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। अब जो भुजा जिसके बराबर होगी या कोई कोण किसके बराबर होगा तो वो कोण और भुजा तो सर्वांग सम हो जाएगी। कौन सी भुजा किसके संगत है या संगत कोण बराबर हो सकते हैं, कौन सा कोण किसके बराबर है, वो आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में जब अपन देखेंगे तो मैं ये बोलूं आपको कि ए बी है ना, वो क्या है, पी क्यू के बराबर है। ए सी है ना, वो क्या है, पी आर के बराबर है। मैं ऐसे लिखूं ए पी बराबर पी क्यू, फिर मैं लिखूं ए सी बराबर या बी सी बराबर बी सी बराबर क्यू आर, फिर मैं लिखूं ए सी बराबर पी आर। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी है ना, वो सर्वांग में किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, हमने क्या समझा कि ये भुजा इसके बराबर है पी क्यू के, ये बी सी है जो क्यू आर के बराबर है, और ये ए सी है ना, ये पी आर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। अगर आप इसके ऊपर लाके इसको रख दोगे तो ये एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक देगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो था कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर थी, अब ऐसे हो सकता है ये वाली भुजा इस भुजा के भी तो बराबर हो सकती है। तो अपना नियम क्या कर रहा है देखो, अब मैं ऐसे बोल दूं कि ये ए बी है ना, वो पी क्यू के बराबर नहीं होती, पी आर के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगी, ए पी बराबर पी आर, फिर बी सी बराबर क्यू आर। अब देखो अपना ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि अपन ने क्या समझा है कि ये वाली भुजा ना किसके बराबर है, इस भुजा के बराबर है। तो अपन को यही ध्यान देना है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, जो जिसके बराबर होगा वो उसके क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अगर मान लो आपने ये लिख दिया कि ए बी और पी क्यू आपस में बराबर है, लेकिन आपने क्या लिख दिया, ए बी बराबर क्या लिख दिया, पी क्यू सॉरी ए बी पी आर के बराबर है, और आपने लिख दिया ए बी बराबर पी क्यू, तो वो सर्वांग सम नहीं होगी। अगर ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी और पी आर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर मान लो इसका ये कोण 50 डिग्री का है और ये वाला कोण 50 डिग्री का है, तो अपन क्या मान के चलेंगे, अपन ने क्या बोला था, कोण इसका कोण बी और इसका कोण क्या क्यू आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कोण इसका क्यू बी और इसका कोण क्यू। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता कब होती है, जब उनके क्या होंगे, भुजाएं और कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, अब अपन एक एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। अब देखो इसमें हमें पता चल गया कि त्रिभुज ए बी से सर्वांग सम है इसके पी आर क्यू के, तो अपन इसको लिखेंगे कैसे सर्वांग क्षमता को। इसमें देखो ए बी सी पी क्यू आर मत लिख देना, अपन ने क्या बताया है कि ए बी से सर्वांग सम है पी आर क्यू के, तो अपन क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी आर क्यू। इस प्रकार अपन को क्या करना है, सर्वांग क्षमता को दर्शाना है। तो आप जब क्वेश्चन करो तो थोड़ा ध्यान से
करना, केवल अपन को देखना कि कौन सी भुजा किसके बराबर है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लिए और उस एग्जाम्पल के थ्रू अपन सारे क्या अपन के डाउट्स ना वो क्लियर कर लेंगे। इससे में अपन समझ आएंगे, इसको जब अच्छे से समझ आएंगे तो हम ट्यूशन भी आराम से कर लेंगे। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखो हमें आकृति दी है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, इनके क्या करना है, हमें सर्वांग देखने की आपस में सर्वांग है कि नहीं है। अगर सर्वांग है तो अपन उनके संगत कोणों के नाम भी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं क्या देखूंगी, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में अब मुझे क्या दिख रहा है, देखो एपी है ना वो किसके बराबर है, ईएफ के। तो मैं क्या लिखूंगी, एपी बराबर ईएफ। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, एसी बराबर किसके है, एसी बराबर है, एक सेकेंड, एपी बराबर ईएफ और एसी 6.3 वो किसके बराबर है, एसी बराबर डीएफ के। ठीक है, और फिर क्या है, तो बीसी बराबर क्या है, डीई के बराबर है। हो गया सबको क्लियर कि हमारा एपी बराबर है ईएफ के, हमारा एसी बराबर है डीएफ के और बीसी बराबर क्या है, डीई के बराबर है। जब अपन ये देखना है कि जब ये आपस में ये भुजाएं बराबर है, इसलिए कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, तो अपन क्या देखेंगे ना, कौन सा बिंदु किसके संगत है। हमें पता चल गया कि भुजा ए बी बराबर है ईएफ के, तो अब इनके बिंदु भी देखेंगे कि कौन सा बिंदु किसके संगत है। तो बिंदु ए है ना, बिंदु ए किसके संगत है, संगत है एफ के। ठीक है, फिर देखो बिंदु कौन सा है, बी, बी किसके संगत होगा, ए के। बिंदु बी संगत है ई के, बिंदु ए संगत है एफ के, बिंदु बी संगत है ई के। फिर देखो बिंदु कौन सा है, सी संगत होगा किसके, सी संगत होगा डी के। अब जब इनकी बिंदु आपस में संगत है, इनकी भुजाएं आपस में एक दूसरे की ए वाली ए पी बराबर ई एफ के और इनके बिंदु भी संगत है, इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण एफ। ठीक है, फिर कोण बी बराबर क्या होगा, कोण ए और कोण सी बराबर होगा कोण डी की। इस प्रकार हमको क्या करना है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता चेक करनी है कि त्रिभुज की जो भुजाएं अगर बराबर है, उनके बिंदु संगत है, वो तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन ने क्या सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांग सम है। त्रिभुज डी ई एफ के ये आपस में क्या है, दोनों सर्वांग सम है। अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग है। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, सर्वांग है। तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांग भागों को लिखिए। तो हमें पता है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग है तो उनकी भुजाएं भी क्या होगी, संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए हो गया, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांग है। अगर ये सर्वांग है, देखो नाम कैसे दिया, कैसे देखना, ए बी सी यानी पी क्यू आर। तो ए बी सी है ना, तो भुजा ए बी है ना किससे संगत होगी, पी क्यू के। ये ए बी किससे संगत है, पी क्यू के। तो अपन क्या लिखेंगे, ए बी, और देखो संगत का मान कैसे होता है, इस प्रकार, ए बी संगत है पी क्यू के। आगे वाला देखो बी सी है ना, वो संगत है क्यू आर के, और सी ए है ना, वो संगत है, इसमें सी है तो इसमें आर बी। अपन को क्या करना है, पहले तो भुजाओं को बोलना है, भुजाओं का कौन सी भुजा किसके संगत है। सर्वांग है तो संगत तो होंगे ना, भुजाएं भी संगत होगी, कोण भी संगत होंगे। तो कौन सी भुजा किसके बराबर होगी, इससे नाम जैसे दिया उस नाम को देखना। देखो ए बी सी पी क्यू आर, तो ये ए बी है ना, पी क्यू के बराबर होगी, बी सी और क्यू आर के बराबर होंगे, सी ए जो आर बी के बराबर होगी। अपन ने भुजाओं के बारे में तो लिख दिया। अब सर्वांग में कोण भी क्या होंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी, कोण पी बराबर कोण क्यू, और कोण आर, इसका कोण सी, पहले कोण सी बराबर कोण
आर। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संगत भुजाओं के संगत कोणों को नाम लिख देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी के साथ होता है हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड वाले में देखो क्या, यदि त्रिभुज एल एम एन सर्वांशम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड और एल एम एन है, तो उन भागों को लिखिए जो निम्नलिखित संगत हो। यानी अपन को एक एक भाग दे दिया और एक एक भाग जो संगत है ना वो नहीं दिया है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन एल एम एन, फिर एक कौन क्या है एक्स वाई जेड। देखो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आप उसको माइंड मत करना, क्योंकि सर्वांग सम है तो बराबर ही आएंगे साइज में भी। अब देखो क्या है, कोण एन, एन, अब देखो इसका कोण एन का संगत कौन सा होगा, कोण जेड, तो इसमें क्या आ जाएगा कोण जेड। ठीक है, अब सेकंड क्या है एल एम, यानी कि भुजा एल एम किसके बराबर होगी, ये एल एम है तो इसका इसके बराबर होगा एक्स वाई के, क्योंकि जैसे अपन को त्रिभुज का नाम दिया ना उसको वैसे ही देखना, एल एम एन है तो एक्स वाई जेड है। तो कई बार क्या होता है ये एल एम एन किससे संगत बता देता है, एक्स जेड वाई के, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। इसमें तो सीधा ही दिया तो अपन सीधा कर देंगे, एल एम किससे संगत है, एक्स वाई के। फिर देखो क्या कोण एम, तो कोण एम किससे संगत है, कोण वाई के। फिर क्या है देखो एम एन, ये एम एन किसके बराबर है, वाई जेड, देखो क्या लिख देंगे वाई जेड। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सबको मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अपन जो परिचय पाठ में पढ़ा था उसके हिसाब से देखो आप ध्यान में रखते हुए बातों को आपको याद करते हुए इनके आंसर देना है। तो सबसे पहले देखो क्या, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। मैंने क्या बोला था, दो रेखाएं कब सर्वांगसम होती है, जब उनकी क्या बराबर होती है, लंबाई। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पता चला था। आप यहाँ पे क्या लिखने वाले थे, लंबाई लिखने वाले थे या कोण लिखने वाले थे, क्योंकि रेखा है तो उनकी क्या होगी, लंबाई ही होगी, कि लंबाई क्या होगी, समान होगी। फिर देखो क्या है, दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी वर्ग में क्या होती है, भुजाएं। तो वर्ग में अगर भुजाएं होती है तो क्या होनी चाहिए, भुजाएं समान होनी चाहिए। तो वर्ग कब सर्वांगसम होंगे, जब उनकी भुजाएं समान हो। फिर क्या है देखो थर्ड, दो सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एबीसी में कोण पी का माप 60 डिग्री है। देखो दो त्रिभुज है, पी क्यू आर है और एबीसी है, तो पी क्यू आर एबीसी दोनों क्या है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम मतलब जो कोण पी का मान है उतना ही कोण ए का मान होगा। कोण पी का मान 60 है तो कोण ए का मान भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। अपन ने ये सीखा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखो फोर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दो उदाहरण देने हैं, यानी सर्वांग शब्द आपके दैनिक जीवन में जो भी चीजें देखने को मिलती है ना उनको देख के आपको क्या करना है, दो सर्वांग क्षमता के उदाहरण देने। तो आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे 5 रुपए के सिक्के का, 10 रुपए के सिक्के का, या फिर 100 के नोटों का, 1000 के नोटों का, 1000 का तो नहीं है चलो, 500 के नोट का, 2000 के नोट का। तो उनको एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या वो आपस में एक दूसरे को ढक लेते हैं, और उनकी साइज भी क्या होती है, बराबर होता है। आकार और साइज और उनकी क्या होती है, माप, सब माप भी बराबर होती है, दिखने में भी एक जैसे दिखते हैं, और उनको एक दूसरे को ऊपर रखते तो एक दूसरे को क्या होते हैं, ढक लेते हैं। और भी अगर कोई एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे तो आप वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। पांचवें किसमें क्या करना है, चित्रों में सर्वांग कोणों को छांटे। अपन को क्या करना है, जो भी दो 6 कोणों का जैसे अलग अलग माप दिया, 6 कोण दिए, उनको देख के बताना है कि कौन सा कोण किसके सर्वांगसम होगा। तो देखो जब मैं इसको देखूंगी तो मुझे दिख रहा है कि एबीसी के सर्वांगसम क्या होगा। आप इसको देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो ये इसके तो सर्वांगसम हो नहीं सकता, या इसके भी नहीं हो सकता। अपन को क्या करना है, ट्रेस भी कर सकते हो आप, ट्रेस करना है ना, इनको कटिंग कर करके एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, मुझे जो जो जिसके सर्वांगसम दिख रहा है उसका मैं नाम लिखूंगी। त्रिभुज, सॉरी कोण, त्रिभुज नहीं, कोण एबीसी किसके सर्वांगसम है, ओ एन एन के सर्वांगसम कोण, कोण ओ एन एन। ठीक है, फिर क्या है देखो, ये वाला हो गया। फिर क्या है, कोण एक्स वाई जेड, तो कोण एक्स वाई जेड किसके सर्वांगसम है, आर एस टी के। कोण एक्स वाई जेड बराबर सर्वांगसम है आर एस टी के,
RSTV, ठीक है। आगे वाला देखो, ये दोनों इसके हो गए, ये दोनों आपस में ये हो गए, अब बचे ये दोनों। तो क्या होगा, PQR किसके होगा, या फिर MLK किसके सर्वांगसम होगा, कोण MLK सर्वांगसम कोण PQR की, ठीक है। तो अभी को क्या करना है, इनके नाम लिखने हैं। ओके, सबको क्लियर हुआ कैसे अपन सर्वांग क्षमता सिद्ध करते हैं। कोणों का माप, कोणों की साइज देख के और भुजाओं को देख के अपन को उनके सर्वांग क्षमता के कई बार तो क्या पूछ सकता है कि कौन कौन से भुजाएं या कौन सर्वांग क्षम, वो पूछ सकता है। या फिर अपन को सिद्ध करना भी पूछ सकता है कि त्रिभुज इसमें इसमें बताओ कि ये सर्वांग क्षम है कि नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। और अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली 9.2 और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए